आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो खबरें आज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं वो खबरें ई ऑटो को लेकर है। जो ग्रीन वाला ई ऑटो है, क्योंकि ग्रीन वाला ई ऑटो, ई रिक्शा और ई कार्ट को जम्मू की सड़कों पर बैन कर दिया गया है। उन सड़कों पर जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी की है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, तो फिर कौन सी सड़कें बची जिस पे ऑटो चलेंगे। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 23 अक्टूबर से ये ऑर्डर इम्पोज होने जा रहा था, जो ऑर्डर एक BNSS की 163 सेक्शन के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास किया था। अब इनके लीडरान श्री माता वैष्णो देवी यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी ने कहा कि हमें 5 दिन और दिए गए हैं। अब ऑटो चालकों से असमंजस में ये हैं कि अब हम जोन में चलेंगे या हम 5 किलोमीटर के अंदर चलेंगे, और जोनों के अंदर अगर चलेंगे तो कमाई का क्या होगा। ये सब चीज़ें हैं और 1 महीने का ट्रायल है। लेकिन वहीं पे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1999 या 1999 का रूल या 1988 का एक्ट देखे तो इसमें ई कार्ट और ई रिक्शा डिफाइन है। उसमें क्लियर कहा है कि ये बैटरी ऑपरेटिंग और इतने बैटरी कैपेसिटी है ये गाड़ी है। उस गाड़ी को स्लो मूविंग में रख दिया। जब हमने RTO साहब से बात की तो RTO साहब ने ये कहा कि ये स्लो मूविंग में इसलिए रखी गई है क्योंकि ये तीनों विदाउट परमिट गाड़ी है। मानते हैं, लेकिन स्पीड की कैपेसिटी पे अगर आप स्लो मूविंग गाड़ी को स्लो मूविंग नहीं रख रहे हो तो फिर आपको, मेरे हिसाब से आपको ई बस भी विदाउट परमिट गाड़ी है उसको भी स्लो मूविंग में रखना था। अगर विदाउट परमिट नेशनल हाईवे पे गाड़ी बैन है तो फिर ई बस कैसे अलो है। लेकिन ई बस स्मार्ट सिटी के लिए, यह आंसर है RTO साहब का। तो क्या इलेक्ट्रिक ऑटो स्मार्ट सिटी के लिए नहीं है? बिल्कुल है। अर्बन के लिए है, रूरल के लिए नहीं है। और आपने रूरल नंबर की जो रजिस्ट्रेशन पे आपने गाड़ी बेची उसी को बैन कर दिया। अरे, हमें ये चीज समझ नहीं आती है कि जिस वक्त आपको उद्योगपतियों का बिजनेस चलाना था उस वक्त ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के प्रधान जिसको सर्टिफिकेशन दिया गया है वो भी साइन कर करके दे रहा था एजेंसियों को, क्योंकि पैसे वाली एजेंसियां थी कि आप खुला बिजनेस करो, आप खुली गाड़ियां बेचो गरीब लोगों को, उनको लाइबिलिटी का शिकार बना दो, वो बैंक के नीचे आ जाएं। और उसके बाद जब ये फरमान आने लगे तो आप वो अपनी इंस्टॉल कहां से पे करेंगे? उनका लाइवलीहुड जो बच्चे पाल रहे हैं वो कहां से पालेंगे? लेकिन क्या करेंगे, बेचारे गरीब लोग हैं। अरे, मध्यम वर्गीय लोगों को सारे कानून ही उनके लिए है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा कहीं किसी अमीर के लिए कोई कानून है? जब हमने RTO साहब से ये बात की, मैं किसी वैन वाले के खिलाफ नहीं, वो भी अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। लोग सोचते होंगे कि मैं वैन वालों के खिलाफ हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो गवर्नमेंट ने एक चीज इन्वोक की है वो इन्वोक ये की है कि ये जो गाड़ी है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है। क्योंकि जब 144 इम्पोज करके कहीं किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है तो वहां पे कुछ ग्राउंड होने चाहिए, सर्टन ग्राउंड पे ही वो पावर एक्सरसाइज की जाती है। और ये गाड़ी लाइफ टू थ्रेट है, डेंजरस है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। भाई साहब, वैनों के अंदर जो बच्चे जाते हैं वो हाई कोर्ट के, वो लोअर जुडिशरी के, वो सेक्रेटरीट में जाने वाले एम्प्लॉइयों के, स्पेशल सेक्रेटरियों के, और जो भी जिस भी गेजेटेड पोस्ट पे कोई ऑफिसर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, उसका बच्चा वैन में ही जाता है। और उसी वैन के अंदर ओवरलोडिंग भी होती है। उन बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बच्चा भरा जाता है।
और गाड़ी के लिए कानून है, कमर्शियल नंबर प्लेट होनी चाहिए, कलर कोडेड होनी चाहिए। पिछले कितने सालों से लोग गवार लगा रहे हैं, उसको गोली मारिए। आरटीओ साहब का ये जवाब था कि ये सुबह लेते हैं बच्चों को और शाम को छोड़ते हैं। अरे भाई साहब, क्या सुबह शाम गाड़ियां नहीं चलती? क्या नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होते? क्या स्टेट हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होते? अगर उस वैन का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या नेशनल हाईवे विदाउट परमिट गाड़ी क्लेम देगी? क्या स्टेट हाईवे विदाउट परमिट गाड़ी को क्लेम देगी? क्या कोई कोर्ट इसको कंसिडर करेगा कि ये कमर्शियल काम कैसे कर रहा था, ये इनलीगल? उस ड्राइवर की लाइफ जो किसी की गाड़ी चला रहा है या खुद की गाड़ी चला रहा है, जिसको 6 से 7 सवारियां पीछे बैठी होंगी, कल उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। विदाउट लाइसेंस घूमते हैं 70% लोग। लेकिन इन चीज़ों के लिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद बात करें, अब जो ये आर्डर पास हुआ है, इस आर्डर के बारे में, ये आर्डर इम्प्लीमेंट 23 अक्टूबर से होना था और ये आर्डर डेटेड है। अब वर्बली सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आरटीओ कुछ भी कहे, जो रिटर्न में होता है वो रिटर्न में होता है। वर्बल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के जजों की भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। वर्बल ऑब्जर्वेशन वर्बल होती है, रिटर्न आर्डर रिटर्न होता है। अब आगे का क्या होगा, हर एक ऑटो वाला भाई यही सोचता होगा। उसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी कि कल जिस 167 के तहत बीएनएसएस के ये आर्डर पास किया गया है, उस के तहत इसमें प्रावधान है सेक्शन 6 और सेक्शन 5 के तहत कोई भी एग्रीव्ड पर्सन इसका केस उसी मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकता है अगर वो एग्रीव्ड है। अब हम एग्रीव्ड कैसे हैं? यानी अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं, ऑटो वाले अफेक्ट हो रहे हैं, हम अफेक्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी स्लो मूविंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर स्लो मूविंग गाड़ी नहीं है तो उसको इस श्रेणी में नहीं रखना चाहिए था। जिस सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का रेफरेंस दिया है वहाँ पे ये नहीं आती है, उसके बावजूद ई ऑटो को बैन किया गया है। दूसरी बात, हमारा लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है जोनिंग से। अगर हम यहाँ से हाई कोर्ट नहीं जा सकते, यहाँ से जीएमसी नहीं जा सकते, यहाँ से सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, यहाँ से हम साइंस कॉलेज नहीं जा सकते, तो वो सवारी हमारे ऑटो में बैठेगी क्यों? वो मैटाडोर से जाएगी, वो ब्लैक ऑटो से जाएगी। और ये सीधा सीधा लाभ ब्लैक ऑटो, मैटाडोर्स और इनको दिया गया है क्योंकि आपका प्रधान, आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं था, ई रिक्शा का रिप्रेजेंटेटिव था। जब ई रिक्शा कल तलवार लटकने लग गई तो ई रिक्शा ने ई ऑटो को भी लपेटे में ले लिया। अब आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी तरीके से लड़नी है या ऐसे लड़नी। आपको जो बठिंडी सुजमा के लोग हैं उनको कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव आरटीओ साहब के पास गए थे, उन रिप्रेजेंटेटिव में गौरव कपूर के अलावा सारे लोग बठिंडी के थे। उन्होंने क्या बात रखी वहां पे? इसलिए कहीं भी किसी के साथ जाकर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेट ना हो, अपने हक के लिए बात रखें, अधिकार के लिए बात रखें और अपने केस को आगे प्रोसीड करें। मैंने 3 से 4 चीजें केस फाइल करने में मांगी है। एक तो इंटर जोन जो रिस्ट्रिक्शन है जोन 1 और जोन 2 में, उसको रिमूव करने के लिए कहा है। दूसरा, मैंने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में से नेशनल हाईवे को बैन रखें लेकिन स्टेट हाईवे हमें अलो होना चाहिए। तीसरी बात, सर्विस रोड हमें अलो होना चाहिए। चौथी बात, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो 15 साल से या 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नंबर गाड़ियां हैं, उनको अलो किया जाना चाहिए। और उसके अलावा रेट लिस्ट और पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लिस्ट इंप्लीमेंट होनी चाहिए और रेट के हिसाब से ही गाड़ी चलेगी। विदाउट लाइसेंस होल्डर पर शिकंजा कसना चाहिए। ये सारी डिमांड्स हैं और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। हम आपके पास भी माइक लेकर आए, हमसे बातचीत करें। मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधान की परमिशन के बिना हम बात नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आता, जब प्रधान आपके कहीं जाते हैं वो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमने क्या करना है, क्या डिमांड्स है।
और इन डिमांड्स में से क्या क्या डिमांड्स मानी जाएंगी सरकार के सामने, ऐसा कुछ रखते ही नहीं हैं और आपको बेवकूफ़ बना के जाते हैं, वहाँ अपनी सेटिंग करके आते हैं, बाहर आपको कुछ और बोलते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं। इस राजनीति को ख़त्म करें। तीसरी डिमांड, आप इलेक्शन करें और इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनें। धन्यवाद।